Hello everyone, so welcome back to this channel. In this particular video, we'll be covering T.S. Grewal का book. चैप्टर का नाम हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड टी.एस. ग्रेवाल के इन क्लास 12th यू गाइस हैव टी.एस. ग्रेवाल का 3 बुक है इन टोटल. नॉट ओनली टी.एस. ग्रेवाल, बेसिकली आपके पास अकाउंट्स के 3 बुक्स हैं. First one is all about partnership, second one is all about the financial analysis of financial statement, and the third one is all about your shares and debentures, accounting of shares and debentures. uh, एक प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे हैं पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं पूरे बाय वन हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम चेंज इन पीएसआर टू एडमिशन टू रिटायरमेंट टू डेथ टू डिसोल्यूशन एंड एवरीथिंग. एंड इन दिस प्लेलिस्ट विल बी कवरिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बुक, जिसमें हम वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर्स को हम रीड करेंगे और उसके टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और विच विल हेल्प यू इन बोर्ड्स के एग्जाम में. आपको ये सारे के सारे आपको हेल्प करने वाले हैं. सो द चैप्टर हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इज टी.एस. ग्रेवाल बुक. हमारा बुक का नाम है, जिस बुक को मैं रेफरेंस एज लेने वाली हूँ. Here's the book. I have 2020 का एडिशन है यहाँ पे. यू गाइस मस्ट हैव 2023 का एडिशन, जो कि 2023 और 2024 का एडिशन होगा आपके पास. उसमें थोड़े से ज़्यादा कुछ चीज़ें उसमें कटी हुई हैं, जैसे कि कुछ एक आध टॉपिक्स हैं जो कि हमारे 2020 वाले एडिशन में एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो कि अब फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो टॉपिक्स अब नहीं है, तो हम उसको कवर नहीं करने वाले हैं. जो टॉपिक्स आपके बुक में मेंशन्ड है आप उस सिर्फ वो पढ़ोगे. सो मैं रिकमेंड करूंगी कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं अलोंग विथ मी, आप अपने बुक को आप ओपन करके रखोगे, सो दैट आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो पाओ. इन केस कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो डू कमेंट बिलो. मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वापस से एक शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊंगी. So let's start the topic now. So the chapter here is financial statement of a company. हम इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम पार्टनरशिप फॉर्म होता है और जो कंपनी होता है, ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं. फॉर्म के अंदर हमारी बैलेंस शीट, हमारा जितने भी फाइनल अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो सब टोटली डिफरेंट होते हैं. एंड इन कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं. हम इसको इस बुक में, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम यही देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो जाती हैं, राइट. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. आप जो भी आप स्टेटमेंट बनाते हो, जो भी आपके ऑडिटर के पास आपके इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स के पास जाते हैं, बैंक वालों के पास जाते हैं, वो किस तरीके का होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ये दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर क्लास 12th 2024 टू 2025 के लिए, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन CUET प्रिपरेशन ऑल्सो. सो ओके, फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को फ्रॉम हियर. इस चैप्टर में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस चैप्टर से आप क्या क्या चीज सीखोगे, क्या क्या चीजों को आप नया जानोगे. तो फर्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा कंपनी का, वो होता क्या है बेसिकली, उसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन करती हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और उसका नेचर कैसा होने वाला है. हम ये रीड करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे आप उसमें भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे. सेकेंड थिंग, जो इस बार आपका 2024 वाला पेपर होने वाला है, इसमें आपके अकाउंट्स के ना, आपके 40-40 का जो रेशियो है, यानी कि 40 जो आपका 40 का जो MCQ आएगा ना, ये आप इसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके थ्योरेटिकल पोर्शंस, आपके हाफ थ्योरेटिकल पोर्शंस आएंगे और कुछ आपके केस स्टडीज भी आ सकते हैं शॉर्टर फॉर्म में. लाइक गुडविल आप कैलकुलेट करके दे दो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आपका फर्स्ट में है, या फिर तो अकाउंटिंग रेशियो ले लो आप, इसी इसी बुक में है ये. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बुक में ही आपके पास अकाउंटिंग रेशियो करके चैप्टर है. उसके अंदर आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उसको यूज करके बहुत सारे एनालिसिस के टूल्स होते हैं, आप उसको यूज करके आपको बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना होगा और वो आपको एज अ MCQ आपसे पूछा जा सकता है. ओके, तो ये मुझे ये बताना था
कि क्यों थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल हमेशा हम समझते हैं, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हमने इसमें प्रैक्टिकल कर लिया तो हमने पूरा कर लिया, बट प्रैक्टिकल नहीं है ये। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, प्लस सीयूईटी में भी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, बिकॉज सीयूईटी में भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं कुछ पोर्शंस में, जहां पे आपको यही इन बिटवीन द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमने ये देखा कि हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होने वाला है। सेकंड वन इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे बैलेंस शीट क्या रहने वाला है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका अनदर नेम क्या होगा, अलॉन्ग विद इट कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। इस चीज का अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पार्टनरशिप जब हम करते हैं या फिर तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का जब हम करते हैं, और जब हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग है। दोनों के फॉर्मेट्स बहुत अलग अलग होते हैं, इसके ऊपर हम खास ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे ये है कि आपके बैलेंस शीट में कुछ हेड्स और कंटेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो कंसिस्ट करता है, जो कंटेन करता है बैलेंस शीट में, वो क्या क्या होने वाला है हम वो भी देखने वाले हैं। यानी कि बेसिकली जो आप बैलेंस शीट में जो आप टर्म्स देखोगे ना, हम उसको भी रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड थर्ड वन इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके अंदर के हेड्स एंड कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, उसके अंदर आपको कौन कौन से टर्म्स देखने को मिलेगा, मैं वो भी आपको बताऊंगी। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसके यूजर्स कौन है, हम किन के लिए बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। हर एक चैप्टर में जितने भी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर होंगे, उसमें आपको सबसे लास्ट टॉपिक आपको यही देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल या दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो ये चैप्टर यही है, इन टोटल आपको चार चीजें समझनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक आपको बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होंगे। दूसरा, आप बैलेंस शीट के बारे में पढ़ोगे। तीसरा, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ोगे। एंड द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव्स, एसेंशियल्स, यूजर्स कौन कौन से होते हैं। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम ये चीजें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ से हमारा नॉर्मली चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, फर्स्ट हमने बोला था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने इतना सारा भी लंबा सा पोथी हमने पढ़ा कि ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे वो सीखेंगे। तो ये चैप्टर का जो नाम है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम ये पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होती है, क्या होती है, तो होती क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके प्रैक्टिसेस और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्लास 11th में। कुछ स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखा है जिसको आपको फॉलो करना होता है कंपनी में या फिर तो जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है। कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जो हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये आप रिलेट करोगे, हमारा जो पहला बुक है दैट इज बुक बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसमें भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने को मिला होगा। ओके, सेक्शन 29, अगर सेक्शन याद नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, अगर याद हो रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा इफ यू आर गोइंग टू परस्यू योर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर तो कॉर्पोरेट लॉ में आप जा रहे हो, तो उस केस में आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपके कंपनीज एक्ट वगैरह जो होते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं, राइट।
सेक्शन 129 ऑफ किसका, हमेशा याद रखेंगे, कंपनीज एक्ट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013, 2013 याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आप याद नहीं रख रहे हो तो इट्स टोटली फाइन, बट अगेन कंपनीज एक्ट का जो ईयर है वो याद रखना 2013 है। प्रिस्क्राइब करती है दैट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस are prepared in form prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013। इसमें क्या बोला है, कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रॉपर एक पूरा फॉर्मेट बना करके दिया है कि आप अपनी कंपनी का बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आप प्रिपेयर करोगे। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये लो एक डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज मैंने लिख करके दे दिया एंड दैट इज इट, उसको हम बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे। या फिर तो कोई एक स्टेटमेंट है, एक पेज लिया है मैंने, उसके ऊपर मैंने सारे रेवेन्यू सारे एक्सपेंसेस वगैरह को मेंशन कर दिया, मैंने बोला ये लो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि आपको उसी फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना करके तैयार करके आपको आगे प्रोसीड करना है, राइट। This financial statement are summarized statements of accounting data which provide information as to profitability and financial position of the company। जो financial statement है उसको आप summarize करोगे ना, उसका मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा statement है accounting data का जो कि आपको information provide करता है किसके बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कि आपकी कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस है, एंड द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की कैसी है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम समराइज करें तो फाइनेंशियल डेटा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, अकाउंटिंग डेटा का स्टेटमेंट होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने इतना बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी बनाती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना कुछ कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें उसमें कंटेन करती है। चार चीजें इन टोटल है। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज नोट्स टू अकाउंट एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने, पहला हमारा बैलेंस शीट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, तीसरा हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स है, एंड द फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस भी जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, राइट। इन चारों को जब आप मिला दोगे तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। whenever someone asks you for financial statement then he or she is asking for balance sheet, statement of profit and loss, notes to accounts एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना क्लियर है, चलो धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने पढ़ा पूरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएल नोट्स टू अकाउंट सीएफएस वगैरह पढ़ा हमने, इन सबको अब हम इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट से। इन आर नेक्स्ट स्लाइड विल सी बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में। होता क्या है बैलेंस शीट, एक शीट होती है जिसके ऊपर एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखा हुआ होता है, यही हमने क्लास 11th में भी पढ़ा और अभी तक हम यही सीखे हुए आए हैं। अब देखते हैं अब क्या बोलता है ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी होगा, ये कंपनी होगा, कंपनी एट अ गिवन डेट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने एसेट लाइबिलिटीज इक्विटी इन तीनों को मेंशन करा है, कंपनी के इन तीनों चीजों को आपने एक पर्टिकुलर डेट पे आपने मेंशन करा है, तो दैट इज बैलेंस शीट, राइट। अनदर थिंग क्या है कि इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय लिस्टिंग इट्स एसेट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है और साथ में क्या बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है एंड साथ में फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ दो, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताती है, अभी देखा हमने क्या, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन,
फाइनेंशियल पोजीशन, यही पढ़ा हमने। बाय शोइंग, बाय लिस्टिंग इट्स, कंपनी का जो भी एसेट है, इक्विटी है, लाइबिलिटीज है, इन सबको मेंशन करके वो हमें हमारी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटस है, वो बताती है। ये हमने पढ़ा। इसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि बैलेंस शीट का अनदर नाम, अनदर नेम क्या है? तो पोजीशन स्टेट, यही नाम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट, याद कर लो, कहीं पे लिख लो, इसे नोट्स बना लो। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर तो कंपनी के केस में हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगी, ये परफॉर्मेंस बताएगी कि आपने थ्रू आउट द ईयर कैसा परफॉर्म करा है। दैट इज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आपने पूरे साल में आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, कितना प्रॉफिट कमा के दिया है उसने, कितना लॉस करा है उसने, इनकर करा है, ये सारी चीजें बना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताती है, या फिर तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग जो मैंने बोला वो ये कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है ना, हमने देखा अभी ऊपर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजें बताती है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन अगर बैलेंस शीट बताती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या पता चल रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी, यही पता चल रहा है। दिस इज इट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इन केस कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, यू गाइस कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे रिस्पॉन्ड करूंगी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। अभी हमने बोला कि थर्ड जो है ना, वो नोट्स टू अकाउंट है। फर्स्ट हमने कवर करा दैट इज बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द थर्ड वन इज नोट्स टू अकाउंट। होता क्या है ये? Balance sheet and statement of profit and loss are supported by the notes giving details of items in the balance sheet and statement of profit and loss. Basically क्या है ये? आपने बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे कि लेट्स से ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है नॉन करेंट एसेट्स, दैट इज 10 lakhs, ये आपने लिखा हुआ है। आप बैलेंस शीट में अमाउंट लिखते हो सर, नॉन करंट एसेट्स में आपने किस किस चीजों को ऐड करा है वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसकी डिटेलिंग जो होगी वो आप डिटेल्स इन, कहाँ पे डालोगे आप? नोट्स टू अकाउंट में। यानी कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और दूसरा बैलेंस शीट होता है, इन दोनों ही जगह पे अगर आप कंपनी का बना रहे हो, इन दोनों ही जगह पे आप फाइनल अमाउंट सिर्फ लिखते हो, ना कि आप पूरी डिटेलिंग्स लिखते हो आप उसमें, राइट। अगर आपने क्या करा, हेडिंग डाला, उसका अमाउंट डाला, दैट्स इट। अब वो अमाउंट आप कहाँ से लाए हो, उसकी डिटेलिंग जो है आप कहाँ पे करते हो? दैट इज नोट्स टू अकाउंट में करते हो। इसको आप इन शॉर्ट अपने समझने के लिए हम बोल सकते हैं दैट इज ये वर्किंग नोट का काम करता है, ये वर्किंग नोट का ये काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस जिसको बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन AS3। अब भी हमने थोड़े देर पहले पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि आपको कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से AS3 की बात कर रहे हैं हम इसमें। उसमें से AS3 जो है दैट डील्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ प्रोविजंस देखने को मिलेंगे और आप किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर करोगे उसकी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS3 बोलता है कि भाई जो कैश फ्लो स्टेट, पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करोगे ना, किस फॉर्म में रहेगा, जिस फॉर्म में AS3 ने बोला है। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन शॉर्ट अगर आप डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि से व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो CFS इज अ स्टेटमेंट showing inflows and outflows of what, of cash and cash equivalents। ठीक है, यही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। वेन एवर योर पेपर आस्क यू कि व्हाट इज CFS, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपका कैश आपकी बिजनेस में किस, आपकी कंपनी में किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है, उन सारी चीजों को आपने रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज CFS। ओके, नाम से पता चल रहा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप कैश फ्लो को आप दिखा रहे हो, दैट इज CFS। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने शुरू में बोला था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होने वाले हैं, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने शुरू के दो टॉपिक को कवर कर लिया, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड जो हमने कवर करा है दैट इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या ये कंटेन करता है, चार चीजें, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है वो हमने देखा। एंड उसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट, व्हाट इज बैलेंस शीट एंड व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड हियर वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसा होता है ये, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव दे रिलेट टू पास्ट पीरियड। क्या होता है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें आप जितनी चीजें आपने रिकॉर्ड कर दिया है ना, ये वो होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें कैसी होती है जो आपने कर चुका, आप सारे पास्ट की चीजों को आपने उसमें रिकॉर्ड करा हुआ है, दैट इज ये पास्ट पीरियड को से रिलेट करता है। सेकंड वी हैव दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सॉरी सेकंड वी हैव दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो नॉर्मली अकाउंट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड वन इज मनी टर्म्स होते हैं, ये कि हम इसको मनी में एक्सप्रेस करते हैं। एंड द थर्ड वन And the third one, they show financial position through balance sheet and financial performance through statement of profit and loss। थर्ड, जब भी हम पीछे जो तीनों चीजों को हम पढ़ के आए हैं वही चीजों को ये वापस से दोहरा रहे हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सॉरी बैलेंस शीट जो है वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस बताती है। सॉर्ट ऑफ ये रिवीजन हो गया आपका, सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो गया ये आपका कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हार्डली ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखोगे, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिखोगे। सो मैक्सिमम आई हैव पुट हियर द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन इस वजह से करा है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। शुरू में हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम धीरे धीरे करके सारे जो हमारे चार जो थे ना सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार जो चीजें थी उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ कि बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज, अगेन ये ऑल्सो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये
कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, या फिर तो ऐसे आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस शीट एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आपका डेफिनेशन, 2 मार्क्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट वी हैव, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। जो अभी हम पीछे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस टाइम पे आपकी कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट हमें बताती है। सेकंड वी हैव द टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज मैचेस। जो दोनों पार्ट होता है ना, एसेट और लाइबिलिटी, अगर आप पार्टनरशिप में आ जाओ तो दिस साइड लाइबिलिटी, दिस साइड एसेट, दोनों मैच कर जाता है, राइट। अगर आप कंपनीज पे आ जाओ तो यहाँ पे आपका एसेट्स होता है, नीचे की तरफ आपका लाइबिलिटीज होता है, और दोनों आपका मैच कर जाता है। यानी कि वॉट एवर सिनारियो, आप कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, कोई सा भी किसी भी फॉर्म का आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म का बना रहे हो, किसी कंपनी का आप बैलेंस शीट बना रहे हो, हमेशा क्या होता है ये कि आपका दोनों साइड जो होता है वो मैच करता है। दैट इज कंपनीज के केस में आपका क्या हो जाता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, दोनों ही केस में। पहला आपका लाइबिलिटी प्लस ओनर्स लाइबिलिटी हो गया, ये दोनों आपके लाइबिलिटी साइड आते हैं, ये एक साइड है ये, एंड एसेट्स अकेला दूसरे साइड है, और दोनों ही साइड आपका क्या करता है, वो मैच हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट वी हैव, इट इज prepared by taking balances of assets, liabilities and equity as on date when it is prepared। ये हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे हम बना रहे हैं उस टाइम पे इनका बैलेंसेस क्या क्या है, जो भी आप बैलेंस शीट में आप लिख रहे हो, दैट इज एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, इक्विटीज हो गया, इन तीनों का बैलेंस क्या क्या है, आप वो अमाउंट उठा करके आप लिख देते हो। कब, जिस दिन आप बना रहे हो, एज ऑन द डेट जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। दूसरा, इसके दोनों साइड्स जो होते हैं वो मैच करते हैं। और तीसरा, दैट आपका जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी का जो बैलेंस होता है वो हम तब का लेते हैं जिस दिन पे हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या। Again, we have 3 points here, 1, 2, and 3. First one is it shows the financial performance of a company। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ये बताता है। इसके अंदर आपके रेवेन्यूज आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आएगा। ये 3 चीज इसमें बेसिकली मेंशन्ड होता है, किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बताता क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ये। सेकेंड वी हैव, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट पीरियड। ये भी सेम सेम लाइक बैलेंस शीट है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है, सेम लाइक एफएस पे भी हमने डिस्कस करा था कि जितने भी एफएस में जो भी आपके एलिमेंट्स है ना, वो सब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं। सबके ऊपर आप पास्ट पीरियड में आपने जो भी रिकॉर्ड करा है, हम उसके उसका हम अमाउंट लेते हैं, उसका हम बैलेंस लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज इट इज फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इसको तैयार करते हैं, हम इसको बनाते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में है, और यही 3 पॉइंट्स आपके बुक में भी मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। हमने बोला कि हर साल ना आप एक एनुअल रिपोर्ट को आप तैयार करके आप अपने यूजर्स को देते हो। बट व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट, होता क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, रिपोर्ट के अंदर और भी चीजें होंगी ना, तो वो क्या है। तो देखो, अ सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी हैज, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें आती हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव, इसी के बाद हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो एफएस के जो यूजर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वो यूजर्स वही होंगे जिनको आप एनुअल रिपोर्ट देते हो। एनुअल रिपोर्ट हम इन्वेस्टर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, बैंकर्स को देते हैं, क्रेडिटर्स को देते हैं, सप्लायर्स को देते हैं, आपके मैनेजमेंट वगैरह को देते हैं। इन सब लोगों को हम हर साल एनुअल रिपोर्ट, एनुअली हम ये रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, सो दैट पब्लिश आप करते हो, सो दैट जो आपकी पब्लिक है, जो आपके आपसे एसोसिएटेड लोग हैं, उन्हें समझ में आए कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर तो आपकी कंपनी किस पोजीशन पे वो खड़ी है, राइट। द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसी एनुअल रिपोर्ट से हमें पता चलती है। ओके, सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम कुछ चीजों को मेंशन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वन वी हैव द रिपोर्ट, अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंटेनिंग रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द, अगेन सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो पा रहा है तो वेरी गुड। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये जो आपका रिपोर्ट होता है,
जो आप बीओडी आपके बना करके देते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके बना करके देते हैं, वो रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें आती है, जैसे कि जो आपके कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब करा है कि आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है, वो रिपोर्ट आएगा आपके पास। सेकेंड वन वी हैव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंशन्ड होती है। फिर उसके बाद रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आपकी रिपोर्ट आती है। एंड द लास्ट वन वी हैव मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। वो वैसी रिपोर्ट जब आप मीटिंग करते हो तो उसमें जो भी मैनेजमेंट ने जो डिस्कशन करा है या जो भी एनालाइज करा है, वो उस रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करके देते हैं। सेकंड जो हमारे एनुअल रिपोर्ट में होता है वो होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। फर्स्ट वन हमने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट देती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठते हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो भी डिस्कशन करा है, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिया हुआ है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। सेकंड वन वी हैव ऑडिटर्स। हर एक कंपनी के अंदर ना एक एक ऑडिटर होता है। वो ऑडिटर का काम क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है वो ट्रू और फेयर पोजीशन पे है या नहीं, उन्होंने सही से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करा है या नहीं करा है, वो देखते हैं। तो ये ऑडिटर्स भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने ओपिनियंस को उसमें वो मेंशन करते हैं। तो ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है ना, ये किसके पास जाती है, ये भी शेयर होल्डर्स के पास जाती है, सो दैट उन्हें पता चल पाए कि वो रिलायबल, वो देखते क्या है शेयर होल्डर्स, उन्हें चाहिए क्या कि जो कंपनी है वो सही है या नहीं है, वो किस पे ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान दिखता है वो होता है ऑडिटर, कि भाई ऑडिटर ने अगर कुछ लिख करके दे दिया है, ऑडिटर ने अगर बोल दिया कि हाँ ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, हाँ ये कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मान रही है, तो वहां पे फिर शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और वो फिर हाई चांसेस होते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। ओके। सेकंड हमारे पास ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है शेयर होल्डर्स के लिए। थर्ड वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपका बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। ये चारों चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है। ये तीन चीज आप नॉर्मली आपके एनुअल रिपोर्ट में जाता है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एमसीक्यूज में टारगेट किया जा सकता है, दैट इज नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में ना बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती है। अभी हमने पीछे एक ब्रीफली पढ़ा कि जो भी आपके बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपकी चीजें होती है, जो आप मेंशन करते हो उसके पेज पे, उसकी डिटेलिंग्स आप नोट टू अकाउंट में आप लिखते हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। वो क्या होता है, पहला, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी फॉलो करती है वो भी हम नोट्स टू अकाउंट में क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं या मेंशन करते हैं। जैसे आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करी है, गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, डिप्रिसिएशन आपने किस मेथड से लगाया है, वो सारी चीजें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो आप वहां पे मेंशन कर देते हो। सेकंड वन वी हैव डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स इन बैलेंस शीट। ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये वही है जो आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो आपने जो भी लिखा हुआ है अमाउंट, वो आप कहाँ से लाए हैं, उसमें आपने क्या क्या चीजों को ऐड करा है, उसकी डिटेलिंग आप नोट्स टू अकाउंट्स में आप मेंशन करते हो। थर्ड, एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है ये सारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स का। अगेन ये सेम है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेटरी नोट, वर्किंग नोट जिसको मैंने बोला था, दैट इज एक्सप्लेन कर रहे हो आप, एक्सप्लेनेटरी नोट आप नोट्स को अकाउंट्स में आप लिख रहे हो। तो ये आपका एक एक्सप्लेनेटरी नोट के जैसा काम करता है, किसके लिए, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के लिए। लास्ट वन इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर्स और बाकी शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये हमने कुछ चीजें पढ़ी, एनुअल रिपोर्ट में आपको ये चीजें आपको रखनी है। इन टोटल वी हैव थ्री थिंग्स इन एनुअल रिपोर्ट। फर्स्ट वन आपका बीओडी का जो रिपोर्ट होगा, सेकंड जो आपका ऑडिटर का रिपोर्ट होगा, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर चार चीजें आती है। आपका बैलेंस शीट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नोट्स टू अकाउंट्स होगा, एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस होगा। राइट, आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। इसी को हम आगे एनुअल रिपोर्ट को हम आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट। अभी हमने पढ़ा एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, बट एनुअल रिपोर्ट में जो हमने बोला, रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सब के अंदर कुछ कुछ चीजें भी होती है जिसको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेट्स सी क्या है वो सारी चीजें। फर्स्ट वी हैव रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी जिसको हम कहते हैं। आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा होगा बीओडी के बारे में।
The Companies Act 2013 requires companies to hold a meeting of its shareholders every year called as an annual general meeting. ये याद रखना, ये अगेन ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या है? कंपनीज एक्ट जो है हमारी 2013 उसने बोला है कि हर एक कंपनी जो है उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करे अपने शेयर होल्डर्स के साथ। शॉर्ट में हम इसको एजीएम भी कहते हैं। ये हमने क्लास 11th के बीएसटी में पढ़ा था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि एनुअली जो रिक्वायर्ड होती है मीटिंग, उसको हम कौन से टर्म से जानते हैं, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। या फिर तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो किसके साथ की जाती है, उसमें कौन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, तो वो है शेयर होल्डर्स। एवरी ईयर, एनुअल है ना, हर साल। इट इज कन्वेंट, क्यों बुलाया जाता है? इट इज कन्वेंट टू अडॉप्ट, कंसिडर एंड अप्रूव द बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे क्यों बुलाया जाता है? इसे बुलाया जाता है कि भाई जितनी भी आपके ये जो रिपोर्ट्स आपने तैयार कर रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन सबको कंसिडर किया जाए, अडॉप्ट किया जाए और इसको लास्टली अप्रूव किया जाए। तो उसके लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स के साथ हर साल। मिनिमम एक मीटिंग होनी चाहिए और उस मीटिंग को हम एजीएम के नाम से जानते हैं। ओके। सेकेंड वी हैव ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अभी मैंने बोला कि ऑडिटर जो होता है वो भी अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें अपनी ओपिनियन तैयार करके लिखता है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को उनके डिसीजन लेने में। ओके। An auditor of a company, on the basis of examination of books of account and information obtained, forms his opinion whether the company has followed the applicable laws and accounting standards and also whether the financial statements are true and fair. क्या है ये? कि जो ऑडिटर होता है उसका काम क्या होता है? वो अपने ओपिनियन को तैयार करता है, फॉर्म करता है कि भाई जो कंपनी है आपका, उसने सही से सारे लॉज जो उसके ऊपर लगते हैं वो उसने फॉलो करे हैं या नहीं करे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उसने फॉलो करा है या नहीं करा है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, फेयर है या नहीं, किसी बायस्ड, कोई बायसनेस तो नहीं दिख रही है उसमें, या फिर तो कोई झूठ तो नहीं है उसमें। वो भी चेक करना ऑडिटर का काम होता है, और अगर उसे कुछ भी गलत दिखता है तो वो अपने रिपोर्ट में लिख देता है, राइट। he expresses his he expresses his opinion in his report issued to the shareholders of the company। और ये सारे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है अपने रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट किसके पास जाती है? शेयर होल्डर्स के पास जाती है। कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है उन सब के पास ये रिपोर्ट जाती है। ओके। हमने बोला हमने बोला एनुअल रिपोर्ट में तीन चीजें होती हैं, रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं, हम एक बार और इसको और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वी हैव बैलेंस शीट। Balance sheet is a financial statement that summarizes company's assets, liabilities and equity at a specific point of time। बैलेंस शीट क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर कंपनी के सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहा है, कितना रहा है, वो सब इसके अंदर लिखा रहता है। दीज थ्री, ये थ्री है, these three parts of balance sheet show what the company owns and what it owes। ये जो आपका तीन पार्ट है जो मैंने बोला अभी, ये जो तीन पार्ट मैंने बोला कहाँ गया? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये तीनों बताता है कि भाई कंपनी के पास क्या चीजें हैं, क्या कंपनी ओन करती है और क्या उसे रीपे करना है और क्या उसने ओ किया है। एसेट्स आपको बताएगा कि क्या उसके पास है, कंपनी की क्या अपनी प्रॉपर्टी है, क्या वो ओन करके रखा हुआ है। एंड लाइबिलिटीज जो है वो ये बताएगा कितना उसे रीपे करना है या फिर तो कितना उसने उधारी ले रखा है, ओ किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द, मैंने शुरू में बोला था दैट बैलेंस शीट का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। किसने प्रिस्क्राइब करा है? दैट कंपनीज एक्ट 2013। स्केड्यूल 3 पार्ट 1 याद नहीं करना चाहो तो मत करो, लेकिन याद कर लो क्योंकि बात के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके।
कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला है कि भाई बैलेंस शीट आप बनाओ, लेकिन बैलेंस शीट आप एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाओ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने अपने मन से। इस हिसाब से तो शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, इतने सारे क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उन सब के पास अलग अलग कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग बैलेंस शीट, अलग अलग तरीके से बैलेंस शीट बना बना के देगी, तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि भाई एक फॉर्म देता हूं मैं, आप उसी फॉर्म में, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, आप उसी पर्टिकुलर मैनर में अपने बैलेंस शीट को आप बनाओगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। किस तरह से बैलेंस शीट होता है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखती है, हम उसमें ये देखने वाले हैं। किसकी बैलेंस शीट की बात हो रही है, कंपनी की बैलेंस शीट। चलो थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं। कैसा होता है, शुरू में आपका नेम ऑफ द कंपनी होगा, आप जिस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट एज एट आप जिस भी डेट पे बना रहे हो, 31 मार्च 2024 ले लो, वट एवर द डेट विल बी, आप वहां पे उसे मेंशन करोगे। इस तरफ आपका पर्टिकुलर्स आएगा, इस तरफ नोट अकाउंट, ये बोला था मैंने, नोट अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट जो हम बोल रहे थे ना, नोट नंबर, वो ये है। यानी कि अगर आपने शेयर फंड्स में, शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, उसका नोट नंबर आप 1 डालोगे, और बाद में नोट्स टू अकाउंट में जाकर के 1 नंबर डाल के शेयर कैपिटल में आपने क्या क्या चीजें रखी हैं, इसकी जितनी भी डिटेलिंग्स होंगी वो आप वहां पे मेंशन करोगे, राइट। ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है ये। अगर आप कंपेयर कर रहे हो 2 ईयर का, जैसे इसमें दे रखा है फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, अगर आप प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा, यहाँ पे इस ईयर का अमाउंट आएगा, और आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, राइट। और ये हमारा पर्टिकुलर्स है, ये नोट नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये इन रुपीज है। अगर आपके बहुत ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे आप 000 करके, हम क्वेश्चन में आएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। ओके, कुछ हेडिंग्स है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये इसी फॉर्म में चलेगा, ऊपर नीचे नहीं करना। फर्स्ट देखो, बैलेंस शीट को हमने बोला कि हमने दो में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड द सेकंड वन इज एसेट्स, यही बोला था मैंने। ओके, अब हम सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के सब कैटेगरीज को देखेंगे, फिर हम एसेट्स के ऊपर चलेंगे, राइट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास इन टोटल 4 कैटेगरीज हैं। पहला जो होगा हमारे पास, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आपके जितने भी शेयर कैपिटल आएंगे वो होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, और जो भी मनी आपने शेयर वारंट्स के अगेंस्ट रिसीव करा है वो आएगा। इसे हम बहुत अच्छे डिटेलिंग्स में समझेंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, हम फॉर्मेट देखने के बाद इसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड, व्हाट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस क्या होते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है, शेयर वारंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो है पूरा फॉर्मेट, ये किसका है, ये है शेयर होल्डर्स फंड का, इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा इन तीनों के अलावा। सेकंड जो आपका कैटेगरी होगा वो होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। थर्ड जो है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज। याद करो, हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था कि जो आपका लाइबिलिटीज होता है वो दो तरीके का होता है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, करंट लाइबिलिटीज लेस देन 12 मंथ्स के अंदर जो खत्म हो जाए, सॉरी मंथ्स होगा ये, लेस देन 12 मंथ्स के अंदर जो आपको रीपे करना है, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो कि मोर देन 12 मंथ्स हो गया, उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका बिल्स पेबल वगैरह आ जाता है, और नॉन करंट में आपका लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आ जाता है, राइट। नॉन करंट लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर इन्होंने चार चीजों को मेंशन करा हुआ है। अभी जो मैंने बोला कि नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही है, आप उन सबको आप मेंशन कर दोगे। फर्स्ट वन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे बोरोइंग्स जो कि 12 महीने के बाद के लिए होते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, नेट अमाउंट हम इसमें लिखते हैं, ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वी हैव अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज,
और लास्ट वन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह आ गए। फोर्थ जो आपके पास कैटेगरी है वो है करंट लाइबिलिटीज, दैट इज आपके लेस देन 12 मंथ्स में आपको जो रीपे करने होते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गए और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। इन सब का अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप टोटल लिखोगे, ये आपका टोटल अमाउंट दोनों ईयर का आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पूरा लाइबिलिटीज खत्म होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज खत्म होता है। कैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ से आपके सारे लाइबिलिटीज पोर्शन है और ये वाला पूरा पोर्शन आपका इक्विटी है। एंड थर्ड मैंने बोला था एसेट्स, दो हो गए हमारे। अब हम एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स अगेन जस्ट लाइक इक्विटी, अगेन जस्ट लाइक लाइबिलिटी, सॉरी इक्विटी बोल रही थी, जस्ट लाइक लाइबिलिटीज वी हैव एसेट्स। दो तरह के एसेट्स होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो कि 12 महीने से पहले तक आपको प्रॉफिट देगा, और नॉन करंट एसेट जो कि 12 महीने से लॉन्ग टर्म के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए रहता है। अगेन हम एसेट्स को सिर्फ दो में सब डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट में हम फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, उसके अंदर आप टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ऊपर देखो लाइबिलिटीज था, ऊपर देखो लाइबिलिटीज था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है, नीचे एसेट्स है। ये भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है ये लाइबिलिटीज, क्योंकि टैक्स तो लाइबिलिटी होती है, ये एसेट्स कैसे आ गया, तो ये भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, और अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया। करंट एसेट्स में आ जाएंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। इन सब के अमाउंट को आप सामने सामने लिखोगे, एंड में आप टोटल अमाउंट निकालोगे, इस साइड आपका टोटल आ जाएगा। और याद रखेंगे आपका लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों मैच करना चाहिए, दोनों का अमाउंट आपका क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वी हैव हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके जो भी आपने हेड और कंटेंट देखा है हम वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, ये देखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर दीज आर दी हेड्स, दीज आर दी हेड्स, एंड इसके अंदर जो भी है वो सारे सारे कंटेंट्स है, तो हम अभी वही पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ वी आर कवरिंग हेड्स एंड कंटेंट्स। क्या क्या हेड्स और क्या क्या कंटेंट्स जो थे हमारे पास ऊपर बैलेंस शीट में, उन सब के डेफिनेशंस, उन सब का मतलब क्या है, एंड व्हाट द टर्म मीन्स। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने शुरू में ही देखा, जब हम फॉर्मेट देख रहे थे तभी हमने देखा कि बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एक तरफ है और एसेट्स दूसरी तरफ है, दीज आर द टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वी हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अभी हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को कवर करेंगे और फिर लेटर ऑन विल कवर एसेट्स पोर्शन ऑल्सो। So let's move on. Equity is the liability towards shareholders and is termed as shareholders fund. जो आपका इक्विटी होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है किसके किसके टुवर्ड्स, शेयर होल्डर्स के। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। ये पैसे हमने शेयर होल्डर से लिए हैं और हमको इसे लौटाना है, दैट्स वाई ये शेयर होल्डर्स फंड होता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आपके कुछ चीजें होती है, ऊपर हमने पढ़ा था तीन चीजें इसके अंदर आती है, दैट इज शेयर कैपिटल आप इसके अंदर लिखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखोगे, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स लिखोगे। राइट, ये तीन चीजों को आप मेंशन करने वाले हो किसके अंदर, शेयर होल्डर्स फंड। यही बोला था हमने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं शेयर होल्डर्स फंड का बैलेंस शीट के अंदर, और फिर इसके अंदर आप शेयर कैपिटल लिखते हो। सेकंड वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस,
एंड थर्ड वी हैव शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स बोल लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स बोल लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये जो शेयर वारंट्स होता है ये बाद में फिर शेयर में चेंज हो जाता है। ओके, ये हमारा पूरा वो रहता है कि बैलेंस शीट में हम इस तरीके से दिखाते हैं कि आपने सबसे पहले आपने हेडिंग डाला शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे आपने इसके कंटेंट्स को आपने मेंशन किया है, राइट। तो अब हम धीरे धीरे करके हम इन चारों को हम समझेंगे, इसके हेडिंग को समझेंगे और इसके तीनों कंटेंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड्स थ्री आइटम्स। तीन आइटम्स इसमें हम इंक्लूड करके रखे हुए हैं, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड द थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, वी हैव शेयर कैपिटल। क्या होता है शेयर कैपिटल? Share capital means amount received by the company against share issued for subscription and also shares issued for consideration other than cash। क्या होता है? वो वैसे अमाउंट होता है, वैसा पैसा होता है जो कि कंपनी ने रिसीव करा हुआ है अगेंस्ट जितना भी उसने, जैसे कि हर साल या फिर तो कभी भी अपने पूरे साल में कभी भी किसी कंपनी ने शेयर इशू कर दिया कि हाँ भाई हमें पैसों की और रिक्वायरमेंट है, हमने शेयर डाल दिया है, शेयर इशू कर दिया है। अब किस चीज के लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स को, सब्सक्राइब करने के बाद वो पैसे देते हैं। जो भी पैसे हमारे पास आता है हम उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। वो पैसा हमने एज अ शेयर कैपिटल रखा हुआ है, बाद में आपको उसे लौटाना पड़ेगा। या फिर तो ऐसा शेयर जिसको आपने कंसिडरेशन के बदले में दिया हुआ है, अदर देन कैश। कैश नहीं, मान लो कोई सामान खरीदा है आपने और आपके पास कैश नहीं है तो उसके बदले में आपने क्या कर दिया, ले लो, शेयर ले लो आप। तो वो वाले शेयर्स भी आप इसी के अंदर आप लिखते हो। तो क्या समझ में आया? शेयर कैपिटल से वैसा अमाउंट जो कि कंपनी ने रिसीव किया है शेयर्स इशू करके, जो भी सब्सक्रिप्शन आया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो पैसा जो भी आया है आपके पास वो हम कहाँ लिखते हैं? वो हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं। द पर्सन्स टू होम शेयर्स आर अलॉटेड। और ये जो शेयर आप जिसको दे रहे हो, जिसको आप अलॉट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स कहते हैं, राइट। ये कंपनी ए है, इसके पास पैसे नहीं है, इसने पैसों के लिए क्या करा? इसने शेयर्स इशू कर दिया, शेयर्स इशूड ₹10 लाख। ये जो 10 लाख इसने शेयर इशू करा है, इसे ये रिसीव भी हो गया। अब ये जो 10 लाख है ये अपने बैलेंस शीट में जाकर के शेयर कैपिटल में लिखेगा, राइट। शेयर कैपिटल इंक्लूड, शेयर कैपिटल के अंदर दोनों ही शेयर्स आते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा था व्हाट डज इक्विटी शेयर कैपिटल मींस एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। ओके, कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दी बैलेंस शीट टू डिस्क्लोज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। इतनी सारी चीजें हैं, ये तो कंफ्यूज हो गए हम तो। क्या है ये? कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसने क्या बोला है कि भाई आप बैलेंस शीट तो बनाओगे, कंपनी के लिए बैलेंस शीट बनाना तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके अंदर आप कुछ चीजों को डिस्क्लोज करोगे। क्या क्या चीजें हैं वो? फर्स्ट वन वी हैव ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। ये सारी चीजों को आप डिस्क्लोज करोगे। ये सारी चीजों को हम वन बाय वन नीचे के स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि व्हाट डज ऑथराइज्ड कैपिटल मीन, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप मनी क्या होता है, पेड अप क्या होता है, ये सारी चीजों को। तो ऑल द डिटेल्स आर शोन इन द, और ये सारी डिटेल्स जो हमने बोला ना कि बैलेंस शीट में आपको डिस्क्लोज करना है, ये डिस्क्लोजर आप कहाँ करते हो? नोट्स टू अकाउंट्स में करते हो आप, अंडर दी हेड शेयर कैपिटल। कैसे करोगे आप? लेट्स सी, ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाता है, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है। आपने क्या करा? यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा, हेडिंग डाला, इसके अंदर आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सारा अमाउंट आपने इसमें मेंशन कर दिया, यानी कि सारी डिटेलिंग्स आपने नोट्स टू अकाउंट में आपने मेंशन कर दिया है। जब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पे आप शो करोगे। ये मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करा है कि आप बैलेंस शीट में किस तरीके से आप शो करते हो, या फिर तो नोट्स टू अकाउंट में आप किस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करोगे, राइट। हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें थी, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इन सारी चीजों का हम मतलब समझने वाले हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमने अभी शब्द बोला उसका मतलब क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी मैक्सिमम शेयर के लिए अप्रोच कर सकती है, जितना वो मैक्सिमम शेयर के लिए वो इशू कर सकती है। तो बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो हमारा मैक्सिमम कैपिटल है जो कि कंपनी इशू कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। मान लो कंपनीज एक्ट के द्वारा कोई ए लिमिटेड है, इस ए लिमिटेड को ना बोला गया है कि आप सिर्फ 10 लाख तक के शेयर को आप इशू कर सकते हो, राइट। इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हो। ये अब कंपनी के ऊपर है कि अब ये 10 लाख को वो कैसे इशू करेगी। मान लो ऐसा कर सकती है कि अभी वो 2 लाख इशू कर दे, अभी मुझे 2 लाख की जरूरत है, अभी आप 2 लाख का इशू मैंने इशू कर दिया, फिर बाद में मैं इसे 8 लाख का कर दूंगा, इस तरीके से। या फिर तो एक बार में ही वो 10 लाख इशू कर दे, लेकिन 11 लाख वो इशू नहीं कर सकती है, 10 लाख से ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट जो वो इशू कर सकती है, दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितना उसे ऑथराइजेशन मिला हुआ है इशू करने का, जितना उसके पास ऑथराइज्ड है उस चीज का। अनदर थिंग जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू में का क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका अनदर नेम क्या क्या। ऑथराइज्ड कैपिटल का दो नाम और है, दैट इज नॉमिनल कैपिटल और दूसरा है रजिस्टर्ड कैपिटल। जितना आपको रजिस्टर्ड करके दिया गया है और जितना आपका नॉमिनल कैपिटल है, आप सिर्फ उतना ही मैक्सिमम। होता क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल? मैक्सिमम कैपिटल जो आप इशू कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, जो आपकी कंपनी इशू कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। इट इज मेंशन्ड इन दी, ये कहाँ पे मेंशन्ड होता है? ये हर कंपनी के एमओए में मेंशन्ड होता है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर और भी डिटेल्स होती है। उसके अंदर आपका ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में भी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये जो आपका अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आप कहाँ शो करते हो? नोट्स टू अकाउंट में आप शो करोगे, शेयर कैपिटल के अंदर। किस चीज के लिए? फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था, ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट। आप शेयर कैपिटल हेडिंग डालते हो, उसके अंदर आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हो और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया। ये जो अमाउंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ये हम बैलेंस शीट में ऐड नहीं करते हैं। किसी भी बैलेंस शीट में आपको वहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल ऐड किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज नॉट एडेड टू दी लाइक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास मान लो 10 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है और आप 10 लाख का 10 लाख ही आपने इशू कर दिया। 10 लाख का आप हो सकता है आप सिर्फ अभी 2 लाख इशू कर रहे हो, तो ये 2 लाख आपने इशू किया है ना, दैट इज इशूड कैपिटल। तो क्या हम इशूड कैपिटल को भी हम इशूड कैपिटल को हम ऐड कर लेते हैं क्या शेयर कैपिटल में? ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने इसमें? ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होता है जितना कंपनी इश्यू कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। दूसरा जो आपका मैक्सिमम कैपिटल होता है विच इज ऑथराइज्ड कैपिटल, वो आपके एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपकी कंपनी की होती है उसके अंदर मेंशन किया जाता है। तीसरा जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उसका अमाउंट आप नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करते हो। और फोर्थ वन, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये किसी भी लाइबिलिटी में ऐड नहीं होता है, यानी कि बैलेंस शीट में आप इसको शो नहीं करते हो, राइट। डिस्क्लोजर है ये, बेसिकली हम इसे डिस्क्लोज करने के लिए नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। ऊपर हमने पढ़ा ना कि नोट्स टू अकाउंट में हम क्या क्या चीजों को ऐड करते हैं, तो वो एक तो एक्सप्लेनेटरी नोट होता है वो, और दूसरा ये कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, तो ये डिस्क्लोजर पर्पज से हम उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इशूड कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि ऑथराइज्ड कैपिटल होता है और फिर इशूड कैपिटल होता है। लेट्स से आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख का है,
10 लाख में से आपने 8 लाख अभी इशू किया हुआ है। आपने बोला कि मुझे अभी 8 लाख ही चाहिए, तो दैट इज इशूड कैपिटल। तो क्या समझ में आया कि ऑथराइज्ड और इशू हो सकता है डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि जितना ऑथराइज्ड है उतना ही आपका इशूड कैपिटल भी होगा, दोनों अमाउंट आपका डिफर कर सकता है। लेट्स रीड इट। Issued capital is that part of authorized capital which the company has issued for subscription up to the date of balance sheet. आपका जब बैलेंस शीट बन रहा है उस डेट तक आपने ऑथराइज्ड कैपिटल के कितने पोर्शन को, कितने पार्ट को आपने इश्यू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। जैसे मैंने बोला 10 लाख का आपका ऑथराइज्ड कैपिटल था, आपने 8 लाख इशू किया है अभी तक, तो दिस 8 लाख विल बी योर इशूड कैपिटल। Share issued under each class of share capital is shown in the notes to accounts under the head share capital। अब इस 8 लाख में ना मैंने बोला कि भाई 4 लाख तो मैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल रखूंगी और 4 लाख में रखूंगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये जो आपने अलग अलग आपने करा है ना, ये आप किस तरीके से आपने डिवाइड करा है, ये आप नोट्स टू अकाउंट्स में आप मेंशन करोगे, ये भी आप डिस्क्लोज करोगे कि आपने कितना शेयर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आपने इशू करा है और कितना आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए इशू करा हुआ है। राइट। किसमें? नोट्स टू अकाउंट में अंडर द हेड शेयर कैपिटल। नोट दैट इशूड कैपिटल, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं इशूड कैपिटल के बारे में। ओके, थोड़ा सा साइड, चलो। दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पोर्शन आपने जो शेयर आपने जो इशू करा है दैट इज इशूड कैपिटल। दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि मैंने अभी ऊपर ये भी बोला था दैट आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है और इशूड कैपिटल है वो दोनों का हो सकता है अमाउंट सेम ना, जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम होगा। तो ये यहाँ पे यही है कि नोट दैट इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू और लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल। जो आपका इशूड कैपिटल होगा, जितना आपने इशू किया हुआ है, वो आपके ऑथराइज्ड यानी कि मैक्सिमम कैपिटल के जितना भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि 10 लाख तो आपके पास ऑथोराइज्ड है कि 10 लाख तो आपको मैक्सिमम आप इस पे इशू आप शेयर को इशू कर सकते हो, 10 का 11 आप नहीं कर सकते हो, यानी कि या तो आप 10 लाख करोगे और नहीं तो 10 लाख से आप कम करोगे। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका इश्यूड कैपिटल है ऑथोराइज्ड कैपिटल से या तो इक्वल होगा या फिर तो उससे कम होगा। ऑल्सो इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये एक और चीज आ गई यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर हो सकता है और या तो उससे ज्यादा हो सकता है। इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल आपका 10 लाख है, इश्यूड कैपिटल आपका 8 लाख है। आपने 8 लाख इशू किया, जरूरी है क्या कि जो 8 लाख आपने इशू किया हुआ है वो सारा का सारा लोग खरीद आपसे आपका शेयर ले ही ले? नॉट पॉसिबल ना। हो सकता है 7 लाख ही लोगों ने सब्सक्राइब किया, 7 लाख ही लोगों ने लिया, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा 8 लाख ले लें। तो हमें ये समझ में आया कि जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो या तो इक्वल टू इशूड कैपिटल होगा, दोनों का अमाउंट सेम सेम होगा, या तो दोनों का अमाउंट सेम सेम होगा, सब्सक्राइब्ड का भी और इशूड का भी। और नहीं तो सब्सक्राइब्ड का कम होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कम होगा इशूड कैपिटल से। राइट। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। आपने 8 लाख का इशू करा है, 9 लाख का सब्सक्रिप्शन तो आएगा नहीं वो।
पहला तो ये देखा हमने कि जो आपका इश्यूड कैपिटल है वो इक्वल टू या लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। दूसरा हमने ये देखा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो इक्वल टू या लेस देन इश्यूड कैपिटल। चलो, नेक्स्ट वी हैव like authorized capital the amount of issued capital is shown in the notes to account। और सेम जैसा authorized capital है वैसा ही issued capital को भी हम notes to account में हम शो करते हैं। किसके लिए? सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। इसको भी हम लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते हैं। रीजन बीइंग अभी हमने ये बोला ना कि 10 लाख आपका ऑथराइजेशन है, इतना पैसा तो आया नहीं है, तो आप शेयर कैपिटल में ऐड क्यों करोगे आप? इसी वजह से हम इसे ऐड नहीं करते हैं। इशूड कैपिटल 8 लाख है, आपने 8 लाख इशू किया है, क्या ये पूरा अमाउंट आया या फिर तो इससे कम आया? यही बोला ना, या तो इतना ही आएगा या फिर तो इससे कम आएगा। तो जितना आएगा दैट इज जो सब्सक्राइब्ड होगा हम सिर्फ उसको ऐड करेंगे, इशूड कैपिटल को भी हम ऐड नहीं करते हैं, राइट। ये भी हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि हमारे पास ऑथराइज्ड इतना था, हमने उसमें से इतना इशू किया है। ये भी हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये हम किसी भी लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ से हमारा मेन चीज शुरू होता है, कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, आपने कितना इशू किया वहां पे आपका काम था, उसके बाद लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट, ये किसका पार्ट होता है? ये इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। क्या क्या पढ़ा हमने? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमने पढ़ा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जितना आपने इशू किया है उसका पार्ट होता है ये, विच हैज बिन सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब किया गया है। अमाउंट जो आप रिसीव करेगी कंपनी, जो कि कैश में या फिर तो काइंड में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इज शोन, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ये वाली चीज दिखेगी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। क्यों? क्योंकि इसके बदले में पैसे आ रहे हैं ना, आप फाइनली आपके पास पैसे आ रहे हैं। ऑथराइज में कोई पैसा नहीं आया, आपने इशू किया कोई पैसा नहीं आया, लेकिन सब्सक्राइब जब लोग कर दिए हैं तो वहां पे फिर पैसे आने शुरू हो गए हैं, तो उस चीज को हम फिर शो करते हैं। तो जो भी अमाउंट कंपनी रिसीव करती है कैश में या काइंड में, वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, किसके अंदर? शेयर कैपिटल के अंदर। वट एवर विल बी दी, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, वो सारा डिस्क्रिप्शन आप फिर नोट्स टू अकाउंट में आप डालोगे। अगेन यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है वो हमने दो हेड्स में क्लासिफाई करा हुआ है। फर्स्ट वन वी हैव subscribed and fully paid up and the second one is subscribed but not fully paid up। ये क्या है? इतने सारे कैपिटल, उसमें फिर अनदर दो कैटेगरी आ गई है आपके पास कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो तरीके का होता है, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड द सेकंड वन इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलो इसको समझते हैं। फर्स्ट वन वी हैव दैट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जितना सब्सक्राइब करा था और वो फुल्ली पेड अप भी हो गया है। Shares are shown as subscribed and fully paid up when both the following conditions are met। जब आपके दोनों कंडीशन नीचे जो दिए हुए हैं, ये दोनों आपके मेट हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। क्या क्या है वो कंडीशन? फर्स्ट, कंपनी हैज कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। पहला कि कंपनी ने पूरा अमाउंट मांग लिया है, फुल नॉमिनल अमाउंट मांग लिया है। और दूसरा, कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, और दूसरा ये कि कंपनी ने वो जो अमाउंट कॉल अप किया था वो पूरा रिसीव कर लिया है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, इसने 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू करा था 10 रुपीज ईच पे, and has called the full nominal value of 10 rupees to be paid and has also received it। क्या हुआ है? 1 लाख का 10 रुपीज ईच करके शेयर इशू करा है इन्होंने। 1 लाख इक्विटी शेयर एट रुपीज 10, कितना हो रहा है? 10 लाख। 10 लाख टोटल अमाउंट आना चाहिए कंपनी के पास। इन्होंने कॉल कर दिया कि हाँ भाई हमें सारा, आप एक बार में आप 10 रुपए दे दो,
हमें पूरा 10 लाख रुपए अभी ही चाहिए। और सारे लोगों ने पे भी कर दिया। यानी कि यानी कि पहला, कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया पूरा अमाउंट फुल्ली। सेकंड, जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पेड अप कर दिया फुल्ली। ये दो कंडीशन जहां आपकी हुई, वहीं पे हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। जितना सब्सक्राइब किया था आपने पूरा का पूरा पे कर दिया आपने। दैट इज इट। सिंस द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, आपकी कंपनी ने सिंस पूरा अमाउंट ही मांग लिया था और वो पूरा रिसीव कर लिया उसने, तो इस शेयर को हम कहाँ शो करेंगे, फुल्ली पेड अप शेयर्स एज अ शेयर करने, फुल्ली पेड अप शेयर्स हम एज अ शोन करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप था। नेक्स्ट वी हैव सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया लेकिन उसे हमने पूरा फुल्ली पे नहीं करा है। ये समझते हैं। शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन। दो सिचुएशन है जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो कौन कौन से हैं? पहला, जब कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट हैज नॉट रिसीव द अमाउंट कॉल्ड अप। जितना उन्होंने कॉल अप करा, 10 रुपए का शेयर था, उन्होंने मांगा और उनको पूरा अमाउंट नहीं मिला, तो उस केस में। और दूसरा ये कि व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, दूसरा ये कि जब कंपनी ने पूरा अमाउंट मांगा ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन। फर्स्ट वन, पहला मैंने जो कंडीशन बोला वो ये था कि 1 लाख शेयर्स है ना, एट द रेट 10, यानी कि 10 लाख शेयर्स होने आने चाहिए, 10 लाख कैपिटल आनी चाहिए कंपनी के पास। इन्होंने बोला कि आप पूरा 10 रुपए आप अभी कर दो। 1 लाख शेयर होल्डर्स थे, 10-10 रुपए करके सबको देना था। सबसे बोल दिया कि आप अभी सारा पैसा दे दो। लेकिन उसमें से कोई 2,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने पैसा एट द रेट 2 रुपए करके नहीं दिया है। कितने हो गए? 4,000 रुपीज अभी तक नहीं आए हैं। 9,96,000। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट सिर्फ आया है, और ये जो अमाउंट है ये नहीं आया है। राइट, तो इसको हम एरियर में डाल देंगे। ये जो 4,000 वाला अमाउंट है ये हमारा कॉल्स इन एरियर है। इसको हम ये टर्म देते हैं जब हम शेयर अकाउंटिंग करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर हम इसको कहते हैं। यानी कि 4,000 अभी हमारे पास नहीं आया है और 9,96,000 हमारे पास अमाउंट आया है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यही। सेकंड, हमने ये बोला कि कंपनी ने मांगा ही नहीं, खुद से ही उन्होंने बोला कि नहीं हमें अभी नहीं चाहिए। सेकंड, 1 लाख एट द रेट 10, 10 लाख पूरा शेयर कैपिटल होगा। उसमें से इन्होंने बोला कि भाई अभी आप सिर्फ 8 रुपए करके दो, यानी कि 8 लाख सिर्फ आया है, बाकी का 2 लाख अभी तक नहीं आया है। इसको भी हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर लिखते हैं। ये था। इसको आप नोट्स टू अकाउंट में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स। ये हो गया, इस तरफ हमारा अमाउंट आता है। अमाउंट आप कैसे लिखोगे? इस वाले को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये नीचे आ जाओ, 1 लाख
shares at 10 each, 8 rupees called up. जितना आपने कॉल्ड अप करा है वो अमाउंट दैट विल बी 8 lakhs. इस तरीके से आप इसे डिस्क्लोज करोगे, राइट? जितना आपने कॉल करा है वो सारी चीजें. नेक्स्ट वी हैव नोट. एक नोट है यहाँ पे. वो नोट क्या है? That in case of company having reserve capital, the shares are shown as subscribed but not fully paid up because the full value have not been called by the company. In case अगर आपकी कंपनी में कोई रिजर्व कैपिटल है तो उसको भी आप कहाँ पे कहाँ पे आप शो करोगे? दैट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आप शो करोगे, क्योंकि उसका पूरा अमाउंट जो है वो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं करा हुआ है. ओके. ओके, दैट्स इट गाइस. हम आज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप तक ही कर रहे हैं. इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और रहते हैं, जैसे कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होते हैं, और इसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल पेड अप के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके और भी जो हमारे हेड्स एंड कंटेंट्स हैं बैलेंस शीट के, हम वो भी देखने वाले हैं. तो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू, एंड उसके अंदर जो हमारे और कंटेंट्स है, जो चार पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मुझे बताना था. फिर हम शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के अंदर जो सब कैटेगरीज है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप जो है, उसको मुझे डिस्क्राइब करना था, जो कि इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा है. होप सो. ओके, एक बार हम जल्दी जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं कि आज के हम पूरे सेशन में हमने क्या क्या कवर करा हुआ है. देन विल रैप द सेशन. फर्स्ट वन हमने ये बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं. कंपनीज एक्ट ने बोला है कि भाई जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओगे, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही आप बनाओगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक समराइज्ड फॉर्म होता है, एक स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग डेटा का, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, एंड जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको बैलेंस शीट से पता चलता है. फिर नेक्स्ट हमने ये देखा कि सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. तो पूरे सेट जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है, उसमें हमारी चार चीजें आती है. दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम इन शॉर्ट सीएफएस भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव बैलेंस शीट. बैलेंस शीट होता क्या है? तो ये एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है. ये एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज जो होती है कंपनी की वो हम दिखाते हैं. वो हमारी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की बाय लिस्टिंग इट्स एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं. ये एमसीक्यू में आएगा. नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम अनदर टर्म में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं अगर आप कंपनीज में आ जाते हो तो. एल्स आप दूसरे अगर कोई किसी इंस्टीट्यूशन में हो, पार्टनरशिप वगैरह में हो, तो वहां पे आप पीएल अकाउंट ही बोलोगे. इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बताती है आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपने कैसा परफॉर्म करा, आपकी बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा है. इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट था वो था नोट्स टू अकाउंट्स. ये हमारा एक एक्सप्लेनेटरी नोट के जैसा वर्क करता है, यानी कि आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने उसके पेज पे जो भी चीजें लिखी हुई है उन सब का एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में आकर के देना पड़ेगा. दैट इज ये आपके नोट्स के जैसा काम करता है बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट के. नेक्स्ट वी हैव सीएफएस, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि एएस 3, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हर कंपनी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं. उसमें एएस बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, विच डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करते हो, तो उसके अंदर एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, राइट. ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज बताता है. किसके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज. बेसिकली इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखोगे कि सीएफएस, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स.
नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल होता है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड, ये हम मॉनेटरी टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और जो ये फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू बताते हैं, और साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परफॉर्मेंसेस बताते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, तो हमारे पास पहला जो है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में हम बनाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा ही मैच करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एसेट्स एंड द सेकंड पार्ट इज लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। और जो थर्ड है इसके हम जब हम जिस दिन पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस टाइम का आपका एसेट्स लाइबिलिटीज और इक्विटीज के हम बैलेंसेस को लेकर के तैयार करते हैं। फिर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन ये भी हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड, इसके अंदर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम पता करते हैं। इसके अंदर आपको रेवेन्यूज मिल जाएगा, एक्सपेंसेस मिल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस मिल जाता है, और लास्ट में ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल या फिर तो कोई भी एक पीरियड के लिए हम बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। हर साल कंपनी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है फॉर देयर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स वगैरह के लिए। ये जो पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है। एक सेट ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होती है। फर्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिपोर्ट होते हैं वो। सेकंड इज ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है, एंड द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीजें आती है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, एंड द फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को हमने नीचे एक्सप्लेन भी करा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट के ऊपर आ जाओ तो नोट्स टू अकाउंट सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं होता है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आपकी कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट करके रखा हुआ है वो सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकेंड, ये बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेटरी नोट होता है। उसके अंदर सारी डिटेल्स आपकी मेंशन्ड होती है। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा। और द लास्ट वन इज जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, दैट कैन इन्फ्लुएंस दी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ही आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव एनुअल रिपोर्ट की जो भी हमने अभी तीन चीजें पढ़ी हैं उन सबको इसमें हमने डिस्कस करा है, एक्सप्लेन करा है, पूरा डिस्क्राइब करा है। दैट बीओडी की जो रिपोर्ट होती है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको आपकी कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स के साथ मिल करके एनुअली आपको एटलीस्ट एक मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। और उस मीटिंग को हम एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और उस मीटिंग में वो क्या डिस्कस करते हैं भाई, कंसीडर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं किस चीजों को, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि बैलेंस शीट, सीएफएस और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सेकंड हमने बोला ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में। उसकी ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या करता है, बेसिकली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, वो अपने ओपिनियन को फॉर्म करता है वो। और कंपनी ये देखता है कि कंपनी ने एप्लीकेबल लॉज को फॉलो करा है या नहीं करा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है या नहीं करा है, और जो भी होता है वो अपने रिपोर्ट में वो मेंशन करता है, एक्सप्रेस करता है। लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो ये भी चेक करता है कि जो आपकी कंपनी है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, या फिर तो उसमें कुछ धांधलेबाजी तो नहीं है। वो साथ में अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेगा और उसकी रिपोर्ट को हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। उसी के बाद शेयर होल्डर्स अपने डिसीजंस भी लेते हैं। थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किया था हमने, जिसमें बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, और भी चीजें जो हमने भी चार चीजें डिस्कस करी हैं वो है। धीरे धीरे करके हम वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी को समराइज करता है। राइट, ये जो तीन पार्ट हमने अभी बोला है बैलेंस शीट का, वो बताता है कि भाई कंपनी क्या ओन करता है और क्या ओ करता है। जो ओन करता है वो एसेट्स बताते हैं, और जो ओ करते हैं वो लाइबिलिटी से हमें पता चलता है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है बैलेंस शीट का, कि आप इसी फॉर्म में आप बनाओगे। नीचे पूरा फॉर्मेट दे रखा है कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होता है। ये हम सबसे ऊपर लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसके बाद हम एसेट्स के ऊपर आते हैं, और दोनों का जो अमाउंट होगा वो मैच करेगा। अब हम बैलेंस शीट के हेड्स एंड कंटेंट की बात कर रहे हैं, जो भी उनका इंपॉर्टेंट हेड और कंटेंट्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट को हमने दो में डिवाइड करा था, फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड द सेकंड वन इज एसेट्स। पहला जो हमने बोला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो इक्विटी होता है वो लाइबिलिटी होता है टुवर्ड शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, इसीलिए हम उसको शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं।
इसके अंदर हम तीन चीजों को रखते हैं। फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आज के वीडियो में, आज के सेशन में हमने शेयर कैपिटल को कवर करा है, पूरा कवर नहीं करा है लेकिन 70 to 80% हमने कवर कर लिया है। ओके, हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड को देखेंगे। शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसके अंदर तीन चीजें आती है। अगेन मैं उसे रिपीट करूंगी, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड द थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल होता क्या है? शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी रिसीव करती है अगेंस्ट जो भी उन्होंने शेयर को इशू करा है सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर तो कोई भी कंसिडरेशन के बदले में उन्होंने शेयर इशू करा था, अदर देन कैश की बात हो रही है, उन सबको हम शेयर कैपिटल में हम मेंशन करते हैं। जिसको हम शेयर्स अलॉट करते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और शेयर कैपिटल के अंदर ही दोनों चीजें आती है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। डिबेंचर्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। वो बेसिकली एक हम लोन के जैसे ट्रीट करते हैं। कंपनीज एक्ट जो होता है वो रिक्वायर्ड, कंपनीज एक्ट ने ये बोला हुआ है कि बैलेंस शीट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा व्हाट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट पेड अप, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप कहाँ पे डिस्क्लोज करते हो? आप नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करते हो, क्योंकि वो डिस्क्लोजर के लिए हम यूज करते हैं अंडर द हेड शेयर कैपिटल। मैंने साइड में बनाकर भी दिखाया था कि कहाँ पे हम शेयर कैपिटल को किस तरीके से हम आगे डिस्क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल होता है जो कि मैक्सिमम कैपिटल आप इशू कर सकते हो अपनी कंपनी के एंड से। इसको आप एमओए में भी मेंशन करते हो, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप मेंशन करते हो। ये अमाउंट जो होता है ये आप नोट्स टू अकाउंट में आप मेंशन करते हो अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है, हम इसको लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही कुछ पोर्शन को हम उठा करके हम इशू करते हैं। या तो ऑथराइज्ड कैपिटल एज अ होल हम कर देंगे, जितना आपको ऑथराइज किया गया है वो आप पूरा ही इशू कर दोगे, या तो उसका कुछ पोर्शन आप इशू करोगे। इशूड कैपिटल वो पोर्शन होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कि कंपनी ने इशू किया हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट। शेयर इशूड अंडर, ये सारे ही कैपिटल के अंदर जो भी इशूड आप कर रहे हो, जैसे कि इक्विटी शेयर आपने इशू कर दिया या फिर तो प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करा, इन दोनों को ही आप नोट्स टू अकाउंट में आप डिटेल्स में एक्सप्लेन करोगे, राइट। नोट इसमें नोट करने वाली बात इसमें ये है कि जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और दूसरा मैंने ये बताया था कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल या तो इक्वल टू या फिर तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल से ज्यादा। ऑथराइज्ड कैपिटल की तरह ही इशूड कैपिटल भी हम नोट्स टू अकाउंट में हम मेंशन करते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है और ये हम लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जो कि आपके शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है और जितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया हुआ है, कैश में या काइंड में, वॉट एवर द फॉर्म इट इज, इसको हम बैलेंस शीट में हम शो करते हैं अंडर द हेड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेन दो तरीके के होते हैं, उसको हम दो में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड द सेकंड वन इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो होता है, हम वैसे शेयर्स को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहेंगे अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। पहला ये कि कंपनी ने पूरा अमाउंट मांग लिया है, पूरा अमाउंट उसने कॉल अप कर दिया है, और दूसरा कंपनी ने वो पूरा कॉल्ड अप मनी को रिसीव कर लिया है, तो हम उस सारे शेयर को हम बोलेंगे कि भाई वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। नीचे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, इस शेयर को हम एज अ फुल्ली पेड अप हम शो करते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वैसे शेयर्स आते हैं, दो सिचुएशन वहां पे अराइज होती है। पहली, जहां पे कंपनी ने क्या करा है, सारा अमाउंट कॉल कर दिया है लेकिन रिसीव सारा अमाउंट नहीं करा है, राइट। एंड द सेकंड वन इज कंपनी ने खुद ही उतना अमाउंट कॉल नहीं करा है, पूरा अमाउंट उन्होंने कॉल नहीं करा है, एक पोर्शन ऑफ अमाउंट उन्होंने कॉल अप करा है और उतना ही उन्होंने रिसीव करा है। और दूसरा मैंने नोट करने वाली बात ये बोली थी कि अगर आपके पास कोई रिजर्व कैपिटल है कंपनी के अंदर तो हम उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हम मेंशन करते हैं, क्योंकि उसका फुल वैल्यू जो है कंपनी ने कॉल नहीं करा था। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है खत्म। इसके आगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं। Okay, that's it for today, guys. Thank you for watching this video. Hope you like this video. See you soon. Thank you.